नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर साधा निशाना। एक के बाद एक ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की खोली है पोल। आपको बता दें कि आज एनसीपी के जो चीफ है यानी कि शरद पवार को लेकर काफी बड़े खुलासे किए गए हैं महाराष्ट्र के और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक ट्वीट किया, यानी कि एक के बाद एक ट्वीट किए गए, लगभग 14 ट्वीट किए गए, जिसमें पहले ट्वीट में शुरुआत की देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर उन्होंने जिक्र किया और साथ ही द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो अभी हाल ही बयान दिया गया है शरद पवार की तरफ से, जहां एक के बाद एक निशाना साधा गया, पोल खोली गई शरद पवार की देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीटों के आधार पर जहां निशाना साधा है शरद पवार के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ उन सब चीजों के प्रूफ भी दिए हैं, आर्टिकल को लेकर भी शेयर किया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि कैसे 2012 में जब मुंबई में आजाद मैदान में अटैक हुआ तो कितनी धीमी कार्यवाही की गई थी महाराष्ट्र की एनसीपी सरकार की तरफ से और रजा अकेडमी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। और इसी के साथ इशरत जहां से जुड़े मामले को लेकर भी आज एक बड़ा खुलासा किया है शरद पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने और कहा है कि कैसे 2004 में इशरत जहां को सपोर्ट किया गया था एनसीपी की तरफ से और शरद पवार ने ये तक कह दिया था कि इशरत जहां जो है वो इनोसेंट है। जहां एक तरफ शरद पवार ने इशरत जहां को इनोसेंट बताया था, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के तमाम नेताओं ने इशरत जहां की मदद की थी, उसके परिवार की मदद की थी। आपको बता दें कि 2004 के इस मामले को लेकर भी खुलासे किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का भी जिक्र किया है कि आखिरकार शरद पवार ही वो पहले बंदे थे पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त पर मालेगांव में अटैक हुए थे और उस वक्त पे भी शरद पवार ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो एजेंसियां हैं ये सिमी जैसे संगठनों की जांच तो करती हैं, पर बजरंगी दल जैसे संगठनों की जांच क्यों नहीं हो करती हैं। हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, क्यों हिंदू आतंकवादियों के ऊपर कोई बात कही नहीं जाती है। इस पूरी बात को शेयर किया गया है, आर्टिकल को शेयर किया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से और उसके ऊपर लिखा भी गया है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में इस बात को लिखा भी है कि आखिरकार शरद पवार ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया था मालेगांव में बम ब्लास्ट के बाद। आपको बता दें कि रजा अकेडमी को लेकर तब भी बात आती है, एनसीपी हमेशा ही इन चीजों का विरोध करती है और हमेशा से ही एनसीपी ने रजा अकेडमी का सपोर्ट किया है और यही बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में बहुत कम एक्शन लिए गए थे एनसीपी की सरकार के बावजूद रजा अकेडमी के ऊपर। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि 14 ट्वीटों में जहां तक एक तरफ जहां हिंदू आतंकवाद को लेकर खुलासा किया गया है, इशरत जहां को लेकर किया गया है, मुंबई आजाद मैदान में जो बम ब्लास्ट हुए थे किस तरीके से झूठ बोला गया था उन धमाकों को लेकर और ये तक कहा गया था, यानी कि जहां एक तरफ किस तरीके से। और यहाँ पर हम आपको भी ये भी बता दें कि 1993 में जब महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट हुए थे तो उसको लेकर भी शरद पवार की तरफ से झूठ बोले गए थे। जहां 12 ब्लास्ट हुए थे तो शरद पवार ने 13 ब्लास्ट बताए थे, यानी कि एक ब्लास्ट और बढ़कर बताया गया था शरद पवार की तरफ से। और शरद पवार ने कहा था कि जो 13वां ब्लास्ट हुआ है वो मुस्लिम जगह पे हुआ है, मतलब जहां ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, क्योंकि 12 जो जगह थी जहां पे 1993 में जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था वो ज्यादातर ऐसी जगह थी जहां पर हिंदू रहा करते थे। यानी कि किस तरीके से राजनीति की गई एनसीपी की तरफ से आज उन सभी चीजों का जिक्र किया है, निशाना साधा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। और वहीं एक और ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि शरद पवार ही वो थे जिन्होंने कहा था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जाहिर कर दिया जाए। जहां एक के बाद एक बड़े खुलासे शरद पवार को लेकर किए गए हैं, तो ये भी नजर भी आता है कि किस तरीके से जहां एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात करने वाले लोग किस तरीके से सिर्फ एक ही विशेष समुदाय को इम्प्रेस करने की बात करते हैं और इन्हीं सब चीजों का जो आज जिक्र किया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, ये दर्शाता है कि आखिरकार एनसीपी ने जब भी उनकी सरकार रही है या शरद पवार कृषि मंत्री रहे हैं उन्होंने किस तरीके की राजनीति की है। आपको बता दें कि ये जो आज खुलासे किए गए हैं, निशाने साधे गए हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, ये दर्शाते हैं कि जहां एक तरफ एनसीपी जो है
है वो कोशिश कर रही है बीजेपी के क्लोज जाने की, क्योंकि लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार में जो है वो तकरार देखने के लिए मिलती है। नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो इसके साथ ही बीजेपी ने भी एनसीपी को कड़ा एक संदेश दे दिया है, यानी कि आज जो खुलासे किए गए हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये दर्शाते हैं कि बीजेपी अब बिल्कुल भी मूड में नहीं है एनसीपी के साथ सरकार या फिर नजदीकियां बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से शरद पवार देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, एनसीपी के नेता माजिद मेनन भी तारीफ कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहां एक तरफ एनसीपी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी से, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इनका कट्टरपंथी, यानी कि जो चीजें की गई हैं किस तरीके से एक तरफ अब संविधान की बात करने वाले शरद पवार कैसे सिर्फ एक ही समुदाय के लिए आरक्षण की बात करते हैं और कैसे हिंदू आतंकवादी है जैसे नारों का जिक्र करते हैं। इन सब चीजों का उल्लेख करके देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया है कि आखिरकार बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है एनसीपी के साथ जाना। आपको बता दें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं और उससे पहले किस तरीके से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की गई। खैर फिलहाल आपको यह भी बता दें कि इन नजदीकियों के चलते कहीं ना कहीं शिवसेना को भी बड़ी तकलीफ हुई थी, पर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बीजेपी अब अपना ही स्वतंत्र चुनाव महाराष्ट्र में लड़ेगी। जहां एक तरफ इन सभी चीजों को लेकर आज खुलासे किए गए हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने जो हालिया बयान दिया गया था शरद पवार की तरफ से द कश्मीर फाइल्स को लेकर, उस पे भी देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जब कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दर्शाता है तो ऐसा दोहरापन क्यों? क्या आपकी छवि धर्मनिरपेक्ष एजेंडे पर है? कश्मीर फाइल्स किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये तो सिर्फ समझने के लिए नस्लिया नफरत फैलाने की कोशिश क्यों? ये सवाल देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से पूछा है कि आखिरकार ये जो बयान अभी शरद पवार की तरफ से द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिया गया था कि ये सोची समझी साजिश है, ये जो मूवी है इसमें कुछ चीजें नहीं है। और इससे पहले शरद पवार ने एक और बयान भी दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो मूवी है यानी कि द कश्मीर फाइल्स है ये समाज को बांटने का काम कर रही है और ऐसी मूवीज को केंद्र सरकार को रिलीज करने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी। यानी कि लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं आज और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और साथ में उन्होंने कश्मीर फाइल्स ही नहीं बल्कि तमाम ऐसी चीजों को लेकर आज सवाल उठाए गए हैं, खोले गए हैं, वो इन चीजों को उजागर किया गया है जिसके बारे में शायद ही जानते होंगे कुछ लोग कि किस तरीके से संविधान की बात करने वाले एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार जहां सिर्फ एक ही धर्म के लिए वो कहते हैं कि इनके लिए ही सिर्फ आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण वाले मामले को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पोल खोली है, तो वहां उन्होंने एक ऐसा भी बयान रिट्वीट किया है, मतलब एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2020 में यानी कि चुनाव के बाद और जिस टाइम पर केंद्र सरकार की तरफ से सीएनआरसी यानी कि एनआरसी का ड्राफ्ट तो अभी तैयार नहीं हुआ है, पर जब सीए को लागू किया गया था उस वक्त पे भी शरद पवार ने कहा था कि एक ही कमेटी ऐसी मुस्लिम ही ऐसी एक कमेटी है जो डिसाइड करता है कि किसको गिराना है और किसको सत्ता में लाना है। यानी कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और पूरी एनसीपी की तरफ से की गई इन पूरे सालों में, जब तक शरद पवार कृषि मंत्री से लेकर तमाम पद उनके हाथ में रहे या फिर जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे तब उन्होंने किस तरीके से भूमिका निभाई है, चाहे फिर वो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हो या फिर मालेगांव का ब्लास्ट हो या फिर किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा के ऊपर प्रताड़ना की गई थी एनसीपी की सरकार के होते हुए भी, इन सभी चीजों का जिक्र करके आज बीजेपी ने दर्शा दिया है कि एक जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर तो चला सकती हैं, पर आने वाले बीएमसी के चुनाव हो या फिर उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं बीजेपी अपने खुद अकेले होकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आज बीजेपी के जो नेता हैं वो ग्राउंड पर उतरकर काम कर रहे हैं और ये लोकल बॉडीज के चुनाव जो अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों में संपन्न हुए हैं या फिर जो छोटे छोटे निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, इसमें चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में देखना चाहती है और महाराष्ट्र की जनता का विश्वास आखिरकार किसके साथ है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।